गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ इज़ विकास योगी और गाइस आप देख रहे हो योगी नर्सिंग ऑनलाइन क्लासेज। और बच्चों यहाँ पर अपन डिस्कस कर रहे हैं आपका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कंपटीशन के लिए ओबीजी यानी कि ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी। और गाइस मेरा वादा है आपसे, आपको इस चैनल के ऊपर ओबीजी के वो कंटेंट्स मिलेंगे जिन कंटेंट्स को रिसीव करने के बाद में ना तो आपको किसी बुक की आवश्यकता होगी, ना आपको किसी कॉम्पिटिशन गाइड की आवश्यकता होगी, ना कहीं से आपको एमसीक्यू रेफर करने की नीड होगी बच्चों। क्योंकि यहाँ पर ओबीजी के आपको सभी के सभी कंटेंट्स मिलेंगे, वो चाहे से थ्योरेटिकल कंटेंट हो, वो चाहे से प्रैक्टिकल कंटेंट हो, वो चाहे से एमसीक्यू हो, वो चाहे से इमेज बेस्ड क्वेश्चन हो, और भले ही वो चाहे से ओबीजी के प्रोसीजर के क्वेश्चन से क्यों ना हो, सारे के सारे कंटेंट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है बच्चों, है ना। सो गाइज प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ओबीजी के अंदर डिस्कस किया था एक्सटर्नल जेनाइटिक्स, जो कि अपन ने कंप्लीट कर ली थी बच्चों, इंट्रोडक्शन से लेकर के और मांसपेशी से लेकर के और पेरिनियम तक, यहाँ तक कि अपन ने एक्सटर्नल जेनाइटल्स की ब्लड सप्लाई और साथ साथ में इनका डेवलपमेंट कैसा होता है ये भी अपन ने डिस्कस किया था। तो गाइज अभी अपन गायनेकोलॉजी में यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं, जिनको अपन ने 3 पार्ट्स के अंदर क्लासीफाई किया था। फर्स्ट वन एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटल, सेकेंड वन इंटरनल फीमेल जेनाइटल और थर्ड वन असेसरी फीमेल जेनाइटल। एक्सटर्नल अपना कंप्लीट हो गया है और गाइस अभी अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि इंटरनल फीमेल जेनाइटल्स। गाइस सबसे पहले तो मैं आपका ये कंसेप्ट दूर कर दूं कि इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते क्या है। देखो गाइस ये अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, लेकिन आज अपन डिस्कस कर रहे हैं इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो देखो इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का मतलब है कि फीमेल के वे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि फीमेल की बॉडी के वे ऑर्गन्स जो रिप्रोडक्शन के अंदर यानी कि जनन के अंदर हेल्पफुल होते हैं। और गाइज ये ऑर्गन्स बॉडी के इनसाइडली लोकेटेड होते हैं, एक्सटर्नली ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विजिबल नहीं होते हैं। सो गाइज आप कह सकते हो कि फीमेल के वे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो बॉडी के इनसाइड लोकेटेड होते हैं, एक्सटर्नली विजिबल नहीं होते हैं, उन्हें अपन क्या कहेंगे, इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। गाइस ध्यान रखना इन फीमेल के इन इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जो संख्या है वो कितनी है, संख्या 4, यानी कि फीमेल के इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन 4 होते हैं। फर्स्ट वन इज वेजाइना, वेजाइना से कनेक्ट रहता है यूट्रस, फिर यूट्रस से कनेक्ट रहती है यहाँ पे ओवेरी, और फिर वो जो ओवेरी के बाद में यूट्रस से कनेक्ट रहती है फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब के बाद में यहाँ पे क्या आती है, ओवेरी आती है। सो गाइस ये 4 क्या है, फीमेल के इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वेजाइना, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब एंड ओवेरी। अपन सभी को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले वेजाइना डिस्कस करेंगे, फिर कंटिन्यूटी के अंदर यूट्रस डिस्कस करेंगे, फेलोपियन ट्यूब डिस्कस करेंगे और ओवेरी अपन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गो गाइस 1 बाय 1 अपन सभी डिस्कस करते हैं। और गाइस सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, वेजाइना। किसकी बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे वेजाइना। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि ये जो वेजाइना है इस वेजाइना को बर्थ कैनाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं वेजाइना को अपन, बर्थ कैनाल। गाइज इसे बर्थ कैनाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब डिलीवरी या फिर जब बेबी का जब बर्थ होता है यानी कि जब बेबी डिलीवर होता है तो बेबी के डिलीवर होने का जो वे है वो कौन है, वो यही वेजाइना है। इसलिए अपन वेजाइना को क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल के नाम से भी जानते। एक बात तो पहली बात तो आपके ये क्लियर हुई कि भाई वेजाइना को अपन क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल कहते हैं। देन इसके बाद में सेकंड थिंग, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई वेजाइना क्या है, व्हाट इज वेजाइना, व्हाट डू यू मीन बाय वेजाइना, क्या वेजाइना से क्या समझते हो, वेजाइना क्या होती है, तो गाइज आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहना है, क्या कहना है कि भाई साहब जो वेजाइना है ये एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है।
क्या है बच्चों, जो वेजाइना है ये एक फाइब्रोमस्कुलर का मतलब फाइब्रस टिश्यू और मसल से बनी हुई एक ट्यूब लाई यानी कि एक पाइप के जैसी क्या है स्ट्रक्चर है। सो गाइज यू कैन से क्लियरली दैट वेजाइना इज ए फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब लाई की स्ट्रक्चर। देन इसके बाद में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपसे पुट अप हो सकता है कि फीमेल की जो एक्सटर्नल जेनाइटल यानी कि जो वल्वा है और जो इंटरनल जेनाइटल यानी कि जो यूट्रस है, यानी कि फीमेल की वल्वा और यूट्रस के बीच में कम्युनिकेशन का काम कौन सा ऑर्गन करता है, यानी कि विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कम्युनिकेट्स टू द एक्सटर्नल जेनाइटल एंड इंटरनल जेनाइटल, कि फीमेल का वो कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो एक्सटर्नल जेनाइटल और इंटरनल जेनाइटल्स को आपस में कम्युनिकेट करता है, आपस में जोड़ता है या फिर कम्युनिकेशन का एक चैनल की तरह काम करता है। तो गाइज वो ऑर्गन कौन है, वेजाइना ही है। क्या, वेजाइना वर्क्स एज ए कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन वल्वा एंड यूट्रस। वल्वा का मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल जेनाइटल है या फिर पुडेंडम भी आप कह सकते हो कि साहब एक्सटर्नल जेनाइटल और यूट्रस के बीच में जो वेजाइना है ये किसका काम करती है, कम्युनिकेशन चैनल की तरह काम करती है। तो बच्चों आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है गाइज कि साहब वल्वा और यूट्रस के बीच में कम्युनिकेशन चैनल का काम कौन करता है, वेजाइना करती है। देन यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट थिंग बच्चों, वेजाइना इज ए ऑर्गन ऑफ कोइटस। क्या है, वेजाइना इज ए ऑर्गन ऑफ कोइटस। देखो बच्चों यहाँ कोइटस का मतलब कोपुलेशन है और कोइटस का दूसरा नाम कोपुलेशन भी है और इसी को आप सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कह सकते हो। अगर आपसे पूछे कि फीमेल का कौन सा जेनाइटल को ऑर्गन ऑफ कोइटस या फिर ऑर्गन ऑफ कोपुलेशन के नाम से जानते हैं, गाइज पॉपुलेशन नहीं है, कोपुलेशन है। क्या है, COPULATION, यानी कि अपना जो कोइटस है इसको क्या कहा जाता है, कोपुलेशन भी कहा जाता है, इसी को अपन सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कहते हैं। तो गाइज फीमेल का जो सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है, वेजाइना होता है। लेकिन यहाँ से ध्यान रखना गाइज आपको दो चीज़ें और होती हैं। कौन कौन सी, एक तो अपन कहते हैं सेक्स ऑर्गन। क्या कहते हैं, सेक्स ऑर्गन। अगर आपसे पूछे कि फीमेल के कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को सेक्स ऑर्गन कहा जाता है तो गाइज कतई भी कभी भी वेजाइना इसका आंसर नहीं जाएगा। गाइज सेक्स ऑर्गन का आंसर जाता है कौन, फीमेल गोनाड यानी कि ओवेरीज, क्योंकि यहाँ पे सेक्स ऑर्गन से मतलब है कि फीमेल का वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो प्राइमरी सेक्स हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करता है उसे क्या कहा जाता है, सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। तो गाइज वेजाइना सेक्स ऑर्गन बिल्कुल भी नहीं है। वेजाइना किसका ऑर्गन है, कोइटस का ऑर्गन है, बल्कि सेक्स ऑर्गन किसे कहा जाता है, ओवेरी को, और ओवेरी को ही सेक्स ग्लैंड या फिर सेक्स गोनाड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर अपन वेजाइना पढ़ रहे हैं, सो वेजाइना के बारे में अपन डिस्क्रिप्टिवली डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात अपन ने डिस्कस की कि फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है। दूसरी बात डिस्कस की साहब कम्युनिकेशन के चैनल की तरह काम करती है वेजाइना, किन किन के बीच में, एक्सटर्नल जेनाइटल और यूट्रस के बीच में। तीसरी बात अपन ने की साहब वेजाइना है ये ऑर्गन ऑफ कोइटस है। फिर देखो इसके बाद में आपके माइंड का एक कंसेप्ट दूर कर लेना है। बहुत से बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि सर वेजाइना का नॉर्मल कलर कैसा होता है या फिर नॉर्मल अपीयरेंस कैसा होता है। तो गाइज मैं यहाँ प्रेगनेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल स्टेट की बात कर रहा हूँ, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट की बात कर रहा हूँ। तो गाइज नॉन प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर एक फीमेल की वेजाइना का जो नॉर्मल अपीयरेंस होता है वो कैसा होता है, पिंकिश होता है। वो कैसा होता है बच्चों, पिंकिश होता है, यानी कि पिंक कलर की होती है वेजाइना। कौन सी स्टेट में, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में। लेकिन अगर आपको पूछे कि प्रेगनेंसी के अंदर जो वेजाइना है या फिर वेजाइना की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका कलर पिंकिश नहीं रहता, प्रेगनेंसी के अंदर ब्लिस डिस्कलरेशन हो जाता है। क्या हो जाता है प्रेगनेंसी के अंदर, ब्लू डिस्कलरेशन, जिसे आप जैक्वामाइर या फिर सैडविक साइन के नाम से भी जानते हो। क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर विनस कंजेशन की वजह से वेजाइना
वेजाइना के अंदर विनस ब्लड का स्टेज ज़्यादा होता है, कलेक्शन ज़्यादा होता है, जिससे कि वेजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लूइश हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पूछे, क्या पूछे कि नॉन प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर नॉर्मली वेजाइना का अपीयरेंस या फिर कलर कैसा होता है, तो गाइज अपना केवल एक ही आंसर जाना है, क्या जाना है कि साहब पिंकिश कलर होता है। क्लियर गाइज इतनी बात। देन इसके बाद में नेक्स्ट थिंग अपन डिस्कस करते हैं लेंथ ऑफ वेजाइना। क्या डिस्कस करेंगे कि साहब जो वेजाइना है, इस वेजाइना की नॉर्मल लेंथ कितनी होती है। तो गाइज आपको ध्यान में रखना है कि वेजाइना की जो अप्रोक्स लेंथ होती है ये 8 to 10 सेंटीमीटर होती है। हाँ गाइज बिल्कुल 8 से 10 सेंटीमीटर लेंथ होती है किसकी, वेजाइना की। लेकिन अब देखो आपको ऑप्शंस के अंदर ऐसे पुटअप कर लिया जाए, भाई ए ऑप्शन के अंदर 8 सेंटीमीटर आ जाए, बी में 9 आ जाए, सी में 10 आ जाए और बच्चों यहाँ पे डी के अंदर 7 सेंटीमीटर आ जाए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप क्या चूज करोगे। तो गाइज ये क्वेश्चन प्रीवियसली बीएचयू के अंदर आ भी चुका है, तो आपको ऐसी कंडीशन में चूज करना है क्या, 10 सेंटीमीटर। यानी कि वेजाइना की जो अप्रोक्सीमेट यानी कि जो लेंथ की जो रेंज है वो 8 से 10 सेंटीमीटर की है। किसी में 8 सेंटीमीटर की होती है, किसी में 9 सेंटीमीटर की है, तो किसी के अंदर 10 सेंटीमीटर की है। लेकिन जो एवरेज लेंथ देखो यहाँ पे मेंशन कर रखी है, अप्रोक्स तो 8 to 10 सेंटीमीटर है, लेकिन एवरेज लेंथ कितनी है, ओनली और ओनली 10 सेंटीमीटर अपन कंसिडर करेंगे। अगर आपको ऑप्शंस के अंदर यानी कि क्वेश्चन ऐसे पूछे लेंथ ऑफ दी वेजाइना और ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन के अंदर 4 से 6 सेंटीमीटर मिले, बी ऑप्शन के अंदर 6 से 8 सेंटीमीटर मिले, सी ऑप्शन के अंदर 8 से 10 सेंटीमीटर मिले, डी ऑप्शन के अंदर 10 से 12 सेंटीमीटर मिले, तो ऐसी कंडीशन में आपको 8 से 10 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन चूज करना है, क्योंकि रेंज में ऑप्शन देने का मतलब वो अप्रोक्सीमेट लेंथ पूछना चाह रहा है। और गाइज अप्रोक्स लेंथ 8 to 10 सेंटीमीटर होती है, और अगर एवरेज में आंसर है तो अपन यहाँ पे क्या चूज करेंगे, 10 सेंटीमीटर चूज करेंगे। लेकिन गाइज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वेजाइना की दो इंपॉर्टेंट वाल, एक तो एंटीरियर वाल और एक पोस्टीरियर वाल, जो कि मेजरेबल होती हैं, जिनको मेजर किया जाता है। और अपन जब मेजर करते हैं तो जो एंटीरियर वाल होती है, इस एंटीरियर वाल की लेंथ मेजर होती है 7 सेंटीमीटर। अभी देखो मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगा। अभी आप इमेजिनेशन कर सकते हो कि जब वेजाइना एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो भाई यहाँ पर वेजाइना की जो टोटल नंबर ऑफ वाल्स है, कि वेजाइना की वाल की जो संख्या है वो 4 है। एक एंटीरियर वाल है, एक पोस्टीरियर वाल है और 2 कौन है, लेटरल वाल। तो 2 तो लेटरल हो गई, एक एंटीरियर 3 और एक पोस्टीरियर 4। इस प्रकार से वेजाइना की टोटल नंबर ऑफ वाल्स तो कितनी होती हैं, 4 होती है। इनमें से अपन लेंथ 2 ही वाल की मेजर करते हैं, एक तो एंटीरियर वॉल की और एक पोस्टीरियर वॉल की। और ध्यान रखना गाइज, एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल की जो डिस्टेंस होती है, इनके बीच में 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है। यानी कि एंटीरियर की जो लेंथ है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है और पोस्टीरियर की जो लेंथ है वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। ये ऐसा क्यों होता है कि भाई वेजाइना तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो एंटीरियर वाल की जितनी लेंथ है उतनी लेंथ पोस्टीरियर वाल की भी होनी चाहिए। इस बात को आप एक बार एज ए क्वेश्चन अपने माइंड के अंदर लिख लो। जैसे ही अभी मैं डायग्राम आपको और भी सारे कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, उसके साथ में आपकी ये लेंथ वाला कंसेप्ट भी क्या हो जाएगा, अपना क्लियर हो जाएगा। हाल फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखना है गाइज कि वेजाइना की जो एंटीरियर वाल है इसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर है और जो पोस्टीरियर वाल होती है उसकी लेंथ कितनी होती है, 9 सेंटीमीटर होती है। क्लियर गाइज इतनी बात। देन इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं डायरेक्शन ऑफ वेजाइना। क्या डिस्कस करेंगे अपन, डायरेक्शन ऑफ वेजाइना। देखो डायरेक्शन ऑफ वेजाइना गाइस, सबसे पहली बात तो ये समझने की है कि वेजाइना की डायरेक्शन क्या है। देखो डायरेक्शन का मतलब, जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं, भाई अपन किसी भी जगह पर, सड़क पर, किसी भी स्थान के ऊपर अगर अपन चल रहे हैं, तो चल रहे हैं तो कोई अपने को पूछे कि भाई तू किस डायरेक्शन के अंदर चल रहा है, तू ईस्ट की तरफ चल रहा है या वेस्ट की तरफ चल रहा है या फिर नॉर्थ की तरफ चल रहा है या फिर साउथ की तरफ चल रहा है, यानी कि कौन सी दिशा की तरफ अपन चल रहे हैं, ये वो क्या होगी, अपनी डायरेक्शन होगी। यहाँ पर अपन भी क्या कर रहे हैं, वेजाइना की डायरेक्शन की ही बात कर रहे हैं। तो अब आपसे कोई पूछे कि साहब वेजाइना की डायरेक्शन क्या होती है, तो यहाँ पे तो आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कह नहीं सकते, बिकॉज ये तो डिपेंड करता है कि वुमेन किस साइड के अंदर खड़ी है। इसलिए डायरेक्शन को अपन यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ या फिर साउथ के रूप में
में कंसिडर नहीं करेंगे, डायरेक्शन को अपन कंसिडर करेंगे एक तो ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, कि भाई वेजाइना एक तो यूट्रस की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ मूव कर रही है और वेजाइना एक वेस्टिबुल की तरफ, वल्वा की तरफ, एक्सटर्नल जेनिटल की तरफ यानी कि नीचे की तरफ क्या कर रही है, मूव कर रही है। सो गाइज यहाँ पे जो वेजाइना की डायरेक्शन है, दो डायरेक्शन है, कौन कौन सी, एक तो अपवर्ड डायरेक्शन और एक कौन सी है, बैकवर्ड डायरेक्शन। ध्यान रखना, अपवर्ड का मतलब यूट्रस की तरफ तो ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है और एक्सटर्नल जेनिटल यानी कि वेस्टिबुल की तरफ ये बैकवर्ड यानी कि पीछे की तरफ, नीचे की तरफ क्या कर रही है, मूव कर रही है। सो गाइज आपको क्लियरली कहना है साफ साफ शब्दों में कि साहब जो वेजाइना है इसकी दो डायरेक्शन है, एक अपवर्ड डायरेक्शन और दूसरी कौन सी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। फिर देखो यहाँ पे एक बात और लिख रखी है, क्या, वेजाइना रन्स ओब्लिकली इन अपवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम, कि भाई अपना जो यूरिनरी ब्लैडर होता है और जो रेक्टम होता है इन दोनों के बीच में जो वेजाइना होती है ये रन यानी कि ये मूव करती है, कैसे, ओब्लिकली। ध्यान रखना गाइज, कभी भी ये वेजाइना यूं वर्टिकल मूव नहीं करती है या फिर यूं हॉरिजॉन्टल भी मूव नहीं करती है, हमेशा वेजाइना ओब्लिकली मूव करती है। कैसे करती है, ओब्लिकली। कहने का मतलब है ये वेजाइना तिरछी होती है, सीधी नहीं होती। कैसी होती है वेजाइना, तिरछी होती है। कैसे होती है, और ध्यान रखना जब ये वेजाइना ओब्लिकली मूव करती है इसी वजह से वेजाइना है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस में कितने डिग्री का एंगल मेंटेन रखती है, 45 डिग्री का। ये 45 डिग्री का एंगल किसकी वजह से हुआ, इसके ओब्लिकली मूव करने की वजह से। ध्यान रखना, अगर यहाँ पे वर्टिकल मूव करती तो फिर एंगल 45 का नहीं होता, फिर कितने डिग्री का होता, 90 डिग्री का होगा। तो देखो अपन इस एंगल को भी समझते हैं और जब एंगल समझ में आ जाएगा तो अपने को ये भी समझ में आ जाएगा कि वेजाइना कैसे ओब्लिकली यहाँ पे मूव कर रही है। अपन ने क्या बात कही कि वेजाइना मेंटेन 45 डिग्री इन हॉरिजॉन्टल सरफेस, कि जब कोई फीमेल हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर लेटी होती है तो ऐसी कंडीशन में वेजाइना 45 डिग्री का एंगल मेंटेन रखती है। हॉरिजॉन्टल सरफेस का मतलब है गाइस, इमेजिंग दैट कि साहब ये क्या है, बेड है और गाइस इस बेड के ऊपर वुमेन लेटी है, किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल। ये वुमेन का हेड है, ये चेस्ट है, ये पेल्विक रीजन है और ये इसके क्या हैं, लेग्स है। तो गाइज ऐसी कंडीशन के अंदर अगर अब अपन वेजाइना की डायरेक्शन देखें तो वेजाइना यूं बिल्कुल क्या नहीं है, वेजाइना हॉरिजॉन्टल नहीं है, वेजाइना यूं बिल्कुल ऐसे वर्टिकल भी नहीं होती है। वेजाइना कैसे मूव करती है, यूं ओब्लिकली यूट्रस की तरफ। कैसे मूव करती है, यूट्रस की तरफ यूं ओब्लिकली। और गाइज जब ये वेजाइना हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर ओब्लिकली मूव कर रही है तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 45 डिग्री का एंगल बनता है। क्या बनता है, क्योंकि अगर वर्टिकल करेगी बिल्कुल सीधी तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा और अगर ओब्लिक करेगी तो 90 का हाफ बनेगा, यानी कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो गाइज वेजाइना होती है ये कैसे रन करती है, ओब्लिकली रन करती है, बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल या फिर ऐसे वर्टिकल रन नहीं करती है। और बच्चों ओब्लिकल रन करती है कौन कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड यानी कि ये देखो ऊपर की तरफ जा रही है, और बैकवर्ड और फिर किस तरफ, यानी कि वल्वा की तरफ, नीचे की तरफ, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है। किस किस के बीच में, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच के अंदर। क्लियर गाइस इतनी बात। अभी देखो इसके बाद में अपन बात करते हैं वाल्स ऑफ दी वेजाइना। किसकी बात करेंगे, वाल्स ऑफ वेजाइना, यानी कि जो वेजाइना होती है इस वेजाइना की कितनी वाल होती है। तो भाई देखो अपन ने क्या कहा कि जो वेजाइना है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। आप किसी भी ट्यूब को ले लो बच्चों, चाहे से आप एज ए अपने कमरे को भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर है मान सकते हो। और बच्चों अपने कमरे की भी यहाँ पे कितनी वाल्स होती हैं, 4 वाल्स होती हैं। एक इंटीरियर वाल है, एक पोस्टीरियर वाल है और 2 क्या हैं,
लेटरल वाल। जैसे ही गाइज अपन ने कह रहे हैं कि साहब ये विजाइना है और ये विजाइना कैसी स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो देखो ये तो इसकी हो गई राइट लेटरल वाल और ये हो गई इस विजाइना की लेफ्ट लेटरल वाल। अब ये जो वाइट वाइट कलर का, ये जो बीच में आपको ये जो वाइट वाइट कलर का दिख रहा है, ये एक तो सामने की तरफ है और एक पीछे की तरफ है। जो सामने की तरफ उसे अपन कहेंगे एंटीरियर वाल, और इसके जो पीछे उस तरफ है जो कि अपने को दिख नहीं रहा है हाल फिलहाल, यानी कि एंटीरियर के अपोजिट साइड में है, उसे अपन क्या कहेंगे, पोस्टीरियर वाल ऑफ दी वेजाइना। सो गाइज इस प्रकार से वेजाइना की 4 वाल होती हैं, एक एंटीरियर वाल, एक पोस्टीरियर वाल, और गाइज यहाँ पे जो 2 वाल हैं वो कौन सी होती हैं, लेटरल, राइट लेटरल और लेफ्ट लेटरल। जैसा कि अपन ने अभी अभी इंट्रोडक्शन में देखा था वेजाइना के में कि साहब वेजाइना की जो एंटीरियर वाल होती है इसकी लेंथ कितनी होती है गाइज, 7 सेंटीमीटर होती है, और जो पोस्टीरियर वाल होती है इसकी लेंथ कितनी होती है, 9 सेंटीमीटर। सो गाइज यहाँ पर एंटीरियर वाल और पोस्टीरियर वाल के बीच का जो डिस्टेंस आ जाता है वो कितना आ जाता है, 2 सेंटीमीटर का। तो गाइज आपको इस डिफरेंस को भी ध्यान रखना है कि एंटीरियर और पोस्टीरियर वाल के बीच में कितने सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है लेंथ के अंदर, कितने सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है लेंथ के अंदर। तो अपन क्या कहेंगे कि भाई 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है, क्योंकि एंटीरियर की लेंथ 7 सेंटीमीटर है और पोस्टीरियर की लेंथ 9 सेंटीमीटर है। सो गाइस दोनों के अंदर डिफरेंस कितना हुआ, 2 सेंट। और ध्यान रखना लेटरल वाल्स को अपन मीजर नहीं करते हैं गाइस, इनको मीजर किया ही नहीं गया है, कहीं पर भी लेटरल वॉल का मेजरमेंट अपने को नहीं देखने को मिलता है, केवल और केवल एंटीरियर और पोस्टीरियर का मेजरमेंट अपने को ध्यान में रखना है। क्लियर गाइस। देन इसके बाद में अपन बात करते हैं रिलेशंस ऑफ वेजाइना। किसकी बात करते हैं, रिलेशंस ऑफ वेजाइना। अब देखो आप याद करो अपने कॉलेज लाइफ को, फर्स्ट ईयर की क्लासेस को याद करो और एनाटॉमी की क्लासेस को याद करो। जब भी आप फर्स्ट ईयर के अंदर एनाटॉमी के अंदर कोई भी ऑर्गन पढ़ते थे तो पहले उस ऑर्गन की एनाटॉमी पढ़ ली, फिर आपने उस ऑर्गन की लोकेशन पढ़ ली है, देन उसके बाद में उसके फंक्शंस पढ़ लिए, फिर उसके बाद में आप एक हेडिंग लगाया करते थे ऑर्गन एसोसिएटेड विथ, यानी कि अगर आप हार्ट पढ़ रहे हो तो ऑर्गन एसोसिएटेड विथ हार्ट, अगर आप किडनी पढ़ रहे हो तो ऑर्गन एसोसिएटेड विथ किडनी, अगर आप थायराइड ग्लैंड पढ़ रहे हो तो आप वहाँ पढ़ते थे ऑर्गन एसोसिएटेड विथ थायराइड ग्लैंड। तो कहने का मतलब है ऑर्गन एसोसिएटेड विथ एनी पर्टिकुलर ऑर्गन का यहाँ पे मतलब है कि ये जो ऑर्गन है, माना कि अपन हार्ट की बात करें तो अपना जो हार्ट है इस हार्ट का कौन से ऑर्गन के साथ में कैसा रिलेशन है, कौन तो हार्ट के ऊपर है, कौन सा ऑर्गन हार्ट के नीचे है, कौन सा ऑर्गन हार्ट के दाईं साइड में है, कौन सा ऑर्गन हार्ट के बाईं साइड के अंदर है। कहने का मतलब इस ऑर्गन का कौन से ऑर्गन के साथ में कैसा रिलेशन है, इसके आगे पीछे कौन है, इसके दाएं बाएं कौन है, इसके ऊपर नीचे कौन है, इसे अपन क्या कहते हैं, किसी भी ऑर्गन का रिलेशन कहते हैं, या फिर उस वो ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से किस तरह से, किस डायरेक्शन में, किस तरफ से, कौन से ऑर्गन के साथ में एसोसिएट हो रहा है। तो यहाँ पर अपन यहाँ भी बात करते हैं गाइज, विजाइना भी एक ऑर्गन है, फीमेल का इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और गाइज यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था इसके अंदर, जीएमसीएस के अंदर बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। लेकिन अगर आपके सभी कंसेप्ट, यानी कि जब आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो ऐसी कंडीशंस के अंदर चाहे से कैसा ही टेस्टिंग वाला क्वेश्चन आए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना है गाइज। एक बार आप लेक्चर को पूरा पढ़ो और जब लेक्चर अपना पूरा हो जाएगा, टॉपिक जब अपना पूरा हो जाएगा, तो फिर मैं आपको डे बाय डे हर लेक्चर के साथ में कभी 10 क्वेश्चन, कभी 8 क्वेश्चन, कभी 15 क्वेश्चन, कभी 20 क्वेश्चन आपको देता रहूँगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी बड़ी शानदार होती रहेंगी। जिन क्वेश्चन के अंदर आपकी इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, आपके प्रोसीजर के क्वेश्चन भी होंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी होंगे, उन सभी, यानी कहने का मतलब हर प्रकार के क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। अभी देखो आज तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए इसलिए नहीं लेकर के आया बिकॉज अभी अपना इतना सिलेबस हुआ नहीं है भाई। ओबीजी की लेक्चर ही कितनी हुई अभी तक, 3-4 लेक्चर हुए हैं। अपन ने एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटल और इंट्रोडक्शन ही तो पढ़ा है, तो जहाँ से कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की मेजोरिटी नहीं बनती है, इसलिए एक बार थोड़ा सा अपना सिलेबस हो जाए, आज की क्लास हो जाए और या फिर कल की क्लास हो जाए, उसके बाद ताकि अपना विजाइना का चैप्टर पूरा हो जाए, फिर उसके बाद में डेली आपको 10, 15, 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
करेंगे जिसके अंदर हर वैरायटी है क्वेश्चन से अवेलेबल है। चलो लेट्स गाइस, अभी अपन डिस्कस करते हैं रिलेशंस ऑफ वेजाइना, कि वेजाइना के कौन तो सामने हैं, कौन पीछे है, कौन दाएं हैं और कौन बाएं हैं। तो गाइस आपने यहाँ पर दो नाम सुने होंगे वेजाइना के रिलेशंस के अंदर है, कौन कौन से। एक तो वेसिको यूटेराइन पॉइंट, बच्चों एग्जामिनेशन के व्यू से वेजाइना के रिलेशन में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है वेसिको यूटेराइन पोच। और देखो एक नीचे मैंने मेंशन कर रखा है जिसका नाम है पोच ऑफ डगल्स, जिसका नाम आप सभी जानते हो, और इसी का दूसरा नाम है कुल्डी पोच। क्या नाम है इसी का? कुल्डी पोच। तो देखो बच्चों यहाँ पे वेसिको यूटेराइन पोच और कुल्डी पोच का वेजाइना के रिलेशन में बड़ा इंपॉर्टेंस रहने वाला है। इसलिए सबसे पहले तो अपने को ये जानना है कि ये वेसिको यूटेराइन पोच क्या होता है, ये कुल्डी पोच क्या होता है, या फिर पोच ऑफ डगल्स क्या होता है, किसे कहते हैं। सो लेट्स सी गाइस, इसको अपन एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, दोनों के दोनों पोचेज को, कौन कौन से को, वेसिको यूटेराइन पोच को भी और पोच ऑफ डगल्स को भी। गाइज अच्छे से देखना, मैं जो यहाँ पे अंडा मार्क कर रहा हूँ मार्क करके दोबारा, गाइज उसके ऊपर आपको फोकस करना है कैसे डायग्राम बन रहा है। देखो सबसे पहले मैं बना रहा हूँ यहाँ पे यूट्रस का डायग्राम। गाइज ये अपना यूट्रस है एंटी फ्लेक्स्ड पोजीशन के अंदर, ये कौन है? यूट्रस। और जैसा कि आप जानते हो कि भाई यूट्रस का जो लास्ट का पार्ट होता है सर्विक्स, ये सर्विक्स है, इस सर्विक्स से गाइज कनेक्ट रहती है, कौन कनेक्ट रहती है? सर्विक्स से विजाइना। तो गाइज ये क्या है? विजाइना है, फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब लाइक के स्ट्रक्चर। और गाइज जैसा कि आप जानते हो कि भाई अपना जो यूट्रस है, इस यूट्रस के एंटीरियर में यानी कि सामने की तरफ, ये देखो ये सामने की तरफ कौन होता है? यूरिनरी ब्लैडर। यानी कि विजाइना के एंटीरियर में सामने की तरफ कौन है? यूरिनरी ब्लैडर। और गाइज यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट रहती है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे अपन क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। सो ये तो यूरेथ्रा हो गया और ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर। देन ये अपना यूट्रस हो गया और ये हो गई क्या? विजाइना। यानी कि यूट्रस के सामने तो कौन है? यूरिनरी ब्लैडर है। और यूट्रस के पीछे की अगर अपन बात करें तो गाइज इस यूट्रस के पीछे जो ऑर्गन होता है वो यूट्रस के पीछे का ऑर्गन कौन है? कोलन। कोलन का मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। ये देखो गाइज ये यूट्रस के पीछे इस प्रकार से कौन लोकेटेड रहती है? लार्ज इंटेस्टाइन। पहले ये डिसेंडिंग कोलन आता है लार्ज इंटेस्टाइन का, डिसेंडिंग के बाद में एस शेप का सिग्मोइड कोलन आता है, फिर उसके बाद में रेक्टम आता है, फिर रेक्टम से 4 सेंटीमीटर की क्या होती है? एनल कैनाल होती है। क्लियर गाइज? सो आपकी एक बात तो क्लियर हो गई कि यूट्रस के पोस्टीरियर के अंदर कोलन होती है, यूट्रस के एंटीरियर में सामने की तरफ कौन होता है? यूरिनरी ब्लैडर होता है। और गाइज आप ध्यान में रखना, अगर मैं आपसे ये कहूँ, क्या कहूँ कि साहब अपनी जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को दो भागों में डिवाइड कौन करती है? तो आपका आंसर जाता है डायफ्राम। कि साहब डायफ्राम वो दीवार है जो एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को क्या करता है? सेपरेट करता है। और जैसा कि आप जानते हो अपना यूट्रस, विजाइना, ओवेरी, फैलोपियन ट्यूब, ये चारों के चारों ऑर्गन्स कौन सी कैविटी के अंदर होते हैं? कौन सी कैविटी के अंदर होते हैं? पेल्विक कैविटी के अंदर होते हैं। गाइज अपनी बॉडी के अंदर कैविटीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो मेजर कैटेगरी की जो कैविटीज होती हैं वो 4 होती हैं। सबसे टॉप पे क्रेनियल कैविटी होती है जिसमें ब्रेन होता है, फिर उसके बाद में थोरेसिक कैविटी होती है जिसके अंदर लंग्स और हार्ट होते हैं, फिर उसके बाद में एब्डोमिनल कैविटी होती है गाइज जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन होते हैं, फिर आती है 4th और लास्ट मेजर कैविटी पेल्विक कैविटी गाइज जिसके अंदर फीमेल के इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि भाई फीमेल के जो इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये यूट्रस है, ये विजाइना है, इधर यहाँ पे दोनों साइड में क्या है? फैलोपियन ट्यूब है, फिर यहाँ पे क्या है? ओवेरी है। तो गाइज मैं यहाँ पे आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि फीमेल के जो इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं गाइज, ये फीमेल के इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किसके द्वारा
द्वारा, पेरिटोनियम के द्वारा इस प्रकार से क्या रहते हैं, श्रावण। ये जो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से अंडर मार्क कर रहा हूँ गाइज, ये पेरिटोनियम है जो अपनी एलिमेंट्री कैनाल की आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसे क्या कहेंगे अपन, पेरिटोनियम कहेंगे। तो फीमेल के इंटरनल जेनिटल, वो चाहे यूट्रस हो, वो चाहे फेलोपियन ट्यूब हो, सुपरफिशियली यानी कि ऊपर से, देखो मैंने ग्रीन कलर के द्वारा अंडर मार्क कर दिया है, ऊपर से किसके द्वारा कवर रहते हैं, पेरिटोनियम के द्वारा कवर्ड रहते हैं। अब यहाँ पे देखो हुआ क्या कि ये रहा यूट्रस और ये रहा यूरिनरी ब्लैडर। क्या बच्चों, ये तो है यूट्रस और ये है यूरिनरी ब्लैडर। तो देखो यूट्रस और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में इस पेरिटोनियम का, देखो ये क्या बन गया, एक फोल्ड बन गया। ये क्या बन गया, पेरिटोनियम का एक फोल्ड बन गया। तो गाइज पेरिटोनियम का वो फोल्ड या फिर वो स्पेस है जो यूट्रस और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में बनता है। कौन सा स्पेस, ये वाला स्पेस। इस स्पेस को अपन क्या कहते हैं, वेसिको यूटेराइन पोज कहेंगे। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, वेसिको यूटेराइन पोज। तो देखो सिंपली वेसिको यूटेराइन पोज का मतलब क्या होता है, फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड यूट्रस। कि साहब इस पेरिटोनियम का यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस के बीच में ये जो फोल्ड है, इस फोल्ड को अपन क्या कहेंगे, वेसिको यूटेराइन पोज के नाम से जानेंगे। और गाइज जो दूसरा पोज था उसका नाम क्या था, पोच ऑफ डगल्स। क्या था, पोच ऑफ डगल्स। तो यहाँ पे समझो पोच ऑफ डगल्स का मतलब है ये यूट्रस और ये कोलन। तो गाइज इस यूट्रस और कोलन के बीच में भी ये देखो ध्यान से, इस पेरिटोनियम का ये क्या बन रहा है, फोल्ड बन रहा है। किसके बीच में, यूट्रस और कोलन के बीच में। तो गाइज पेरिटोनियम का जो फोल्ड यूट्रस और कोलन के बीच में बन रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में बन रहा है गाइज, इस फोल्ड को या फिर इस फोल्ड से बनने वाले इस स्पेस को आप क्या कहोगे, पोच ऑफ डगल्स कहेंगे। और गाइज इसी पोच ऑफ डगल्स को एक नाम से और जाना जाता है, किस नाम से, कुल्डी पोच के नाम से। इसी को अपन क्या कहते हैं, कुल्डी पोच भी कहते हैं। गाइज कुल्डी पोच इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब कि जब भी इम्प्लांटेशन यूट्रस की नॉर्मल कैविटी के आउटसाइड हो, तो ऐसी कंडीशन को अपन एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और गाइज एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जो मोस्ट कॉमन साइट होती है ये फेलोपियन ट्यूब होती है। यानी कि जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर जो इम्प्लांटेशन है वो यूट्रस के बजाय फेलोपियन ट्यूब में हो जाता है, और फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो जाता है तो जब जस्टेशनल एज बढ़ती है तो प्लासेंटा, एमनियोटिक फ्लूइड, फीटस का साइज बढ़ता है। जब इन सभी का साइज बढ़ता है तो जो फेलोपियन ट्यूब है इसकी वाल स्ट्रेच होती है, और एक समय पर फेलोपियन ट्यूब की वाल क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। जैसे ही फेलोपियन ट्यूब की वाल रप्चर हो जाती है तो गाइज इस पोच ऑफ डगल्स के अंदर यानी कि इस कुल्डी पोज के अंदर ये ब्लड क्या हो जाता है, इस प्रकार से कलेक्ट हो जाता है। और जब ये ब्लड कलेक्ट हो जाता है तो चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक प्रोसीजर करते हैं, कुल्डोसेंटेसिस। कुल्डोसेंटेसिस का मतलब एक सिरिंज के द्वारा इस पोच ऑफ डगल्स से फ्लूइड को एस्पिरेट किया जाता है, और एस्पिरेट करने के बाद में अगर ये फ्लूइड ब्लड स्टेन्ड है यानी कि इसका कलर अगर रेड है, इसका मतलब इस फ्लूइड के अंदर क्या प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है। ब्लड प्रेजेंट है मतलब ये ब्लड कहाँ से आया भाई, प्रेगनेंसी कैसी है, एक्टोपिक है, फेलोपियन ट्यूब की वाल स्ट्रेच हुई है, वो रप्चर हुई है, जिससे कि इस पोच ऑफ डगल्स या कुल्डी पोज के अंदर फ्लूइड क्या हो गया है, कलेक्ट हो गया है। इसका मतलब प्रेगनेंसी क्या है, एक्टोपिक है। तो ध्यान रखना अपन क्या जब पोच ऑफ डगल से फ्लूइड को एस्पिरेट करते हैं तो इस प्रोसीजर का नाम है कुल्डोसेंटेसिस, CULDOCENTESIS, कुल्डोसेंटेसिस। और गाइज जब प्रोसीजर का नाम कुल्डोसेंटेसिस रखा गया तो फिर इस पोच ऑफ डगल्स का भी दूसरा नाम क्या रख दिया गया, कुल्डी पोच रख दिया गया, कुल्डोसेंटेसिस के नाम पर। तो गाइज इस डायग्राम में आपको दो चीज़ें समझ में आई, क्या क्या समझ में आई, दो चीज़ें, एक तो वेसिको यूटेराइन पोज समझ में आया और एक पोच ऑफ डगल्स या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है, कुल्डी पोच है।
क्लियर गाइज इतनी बात। तो गाइज वेसिको यूटेराइन पोस्ट का मतलब आप स्पेस कह सकते हो या फिर कह सकते हो कि फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम या फिर स्पेस किसके बीच में, बिटवीन द यूट्रस एंड यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस के बीच में जो पेरिटोनियम का फोल्ड है इसे क्या कहेंगे हम, वेसिको यूटेराइन पोस्ट। देखो गाइज इसे वेसिको नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर का दूसरा नाम क्या होता है, वेसिकल होता है, इसलिए इस पोस्ट का नाम दे दिया गया वेसिको यूटेराइन पोस्ट। फिर आता है आपका दूसरा पोच ऑफ डगल्स या फिर कुल्डी पोच। तो गाइज यहाँ पे देखो मेंशन भी कर रखा है कि साहब पोच ऑफ डगल्स या कुल्डी पोच का मतलब फोल्ड्स या फिर आप स्पेस भी कह सकते हो, फोल्ड्स या फिर फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम या फिर स्पेस किसके बीच में, बिटवीन यूट्रस एंड कोलन, यानी कि कोलन और यूट्रस के बीच में जो पेरिटोनियम का फोल्ड है इसे अपन क्या कहेंगे, पोच ऑफ डगल्स कहेंगे या फिर गाइज अपन इसे क्या कहेंगे, कुल्डी पोच के नाम से भी अपन इसे जानेंगे। क्लियर एवरीबॉडी। देन देखो गाइज इस डायग्राम के अंदर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वेजाइना के सामने ब्लैडर होता है और वेजाइना के पीछे कौन होता है, रेक्टम होता है। देखो इस डायग्राम के अंदर हर एक थिंग अच्छे से मेंशन की गई है बच्चों। देखो ये तो यानी कि जो ब्लू कलर का आपको शो कर रखा है, ब्लू कलर का ये तो है यूट्रस, और जो ग्रीन कलर का आपको शो कर रखा है ये है वेजाइना, और ये जो रेड कलर का शो कर रखा है आपको ये है कौन, रेक्टम, और ये जो येलो कलर का यहाँ पे शो कर रखा है ये कौन है, यूरिनरी ब्लैडर। तो देखो ग्रीन कलर पे फोकस करो, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये क्या है, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का मतलब ये कौन है, विजाइना है। तो अब देख लो विजाइना के सामने यानी कि एंटीरियर में तो कौन है, यूरिनरी ब्लैडर है, और साथ साथ में कौन है, यूरेथ्रा है, और इस विजाइना के पीछे यानी कि पोस्टीरियर के अंदर ये रेड कलर का क्या शो कर रखा है, रेक्टम इसे शो कर रखा है। तो गाइज वेजाइना के पीछे तो रेक्टम होता है और वेजाइना के सामने कौन होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। क्लियर गाइज। अब देखो इस डायग्राम से आपका एक कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अभी अपन कह रहे थे कि भाई वेजाइना की एंटीरियर और पोस्टीरियर वाल के बीच में 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है, यानी कि एंटीरियर की लेंथ 7 सेंटीमीटर होती है और पोस्टीरियर वाल की लेंथ कितनी होती है, 9 सेंटीमीटर होती है। तो देखो ये डायग्राम आपका ये कंसेप्ट भी पूरा करेगा। कैसे, मैं इसको एक बार थोड़ा सा देखो जूम कर लेता हूँ, आपको और भी अच्छे से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो गाइज ये देखो ये तो है यूट्रस, ये क्या है, यूट्रस, और ये विजाइना की एंटीरियर वाल है और ये विजाइना की क्या है, पोस्टीरियर वाल। तो अब यहाँ से ध्यान से देखना, जो यूट्रस है ये यूट्रस ब्लैडर के ऊपर झुका हुआ रहता है। अब देखो यूट्रस ब्लैडर के ऊपर झुका हुआ है, तो यूट्रस की ये जो पोस्टीरियर वाल है ये क्या हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है, ऊपर की तरफ खींच जाती है, जिससे कि पोस्टीरियर वाल क्या कर जाती है, अपवर्ड मूव कर जाती है, जिसकी वजह से वेजाइना की पोस्टीरियर वाल को यूट्रस की पोस्टीरियर वाल से जुड़ने के लिए ऊपर तक जाना पड़ता है। देखो पोस्टीरियर वाल यहाँ तक आ रही है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक है, और एंटीरियर वाल यहाँ से लेकर के और केवल यहीं तक है। क्यों, क्योंकि यूट्रस एंटी फ्लेक्स यानी कि ब्लैडर के ऊपर झुका हुआ रहता है, जिससे यूट्रस की जो पोस्टीरियर वाल है ये स्ट्रेच होती है, और इसीलिए विजाइना की पोस्टीरियर वाल यूट्रस की स्ट्रेच्ड पोस्टीरियर वाल से जुड़ने के लिए विजाइना की पोस्टीरियर वाल को ऊपर तक क्या करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है, जिसकी वजह से विजाइना की पोस्टीरियर वाल की लेंथ ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू एंटीरियर वाल ऑफ दी विजाइना, यानी कि विजाइना की एंटीरियर वाल से पोस्टीरियर वाल की लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। एंटीरियर वाल की लेंथ 7 सेंटीमीटर होती है और पोस्टीरियर वाल की जो लेंथ है वो कितनी होती है गाइज, 9 सेंटीमीटर होती है उसकी पोस्टीरियर वाल की लेंथ। तो क्लियर गाइज। तो गाइज आपको यहाँ पर रिलेशंस अपन डिस्कस कर रहे थे, क्या पढ़ रहे थे अपन, रिलेशंस ऑफ वेजाइना। और गाइज रिलेशंस के अंदर आपने 2 चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की हैं। पहले एक तो क्या, वेसिको यूटेराइन पोच, और
दूसरा गाइज अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया है, क्या डिस्कस किया है, पोच ऑफ डगल्स। अब गाइज रिलेशन के अंदर और इस डायग्राम के अंदर और जो पोच ऑफ डगल्स हैं, ये चीज़ें समझने के बाद में आपको ये तो कंफर्म हो गया कि भाई जो विजाइना होती है, इस विजाइना के सामने तो कौन है, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा है, और पीछे की तरफ कौन है, कोलन है। तो ये सब जानने के बाद में अपन फर्दर और भी डेप्थ में और भी अच्छे से रिलेशंस की बात करते हैं कि आखिर यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा वेजाइना के सामने दोनों के दोनों है। तो यूरेथ्रा तो कितनी वेजाइना के सामने है और यूरिनरी ब्लैडर कितनी वेजाइना के सामने है। अगर पीछे की तरफ कोलन है यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन है, भाई लार्ज इंटेस्टाइन की भी कई पार्ट है, रेक्टम भी है, सिग्मोइड कोलन भी है, डिसेंडिंग कोलन भी है, और पीछे की तरफ वेसिको यूटेराइन पोच भी यहाँ पर है। तो कितना परसेंट तो वेसिको यूटेराइन पोच विजाइना के पीछे होता है, कितनी विजाइना के पीछे रेक्टम होता है, कितनी विजाइना के पीछे सिग्मोइड कोलन होता है। ये सभी चीज़ें अपन डिस्क्रिप्टिवली डिस्कस करते हैं। तो गाइज अभी अपन देखो विजाइना की रिलेशन में ही डिस्कस कर रहे हैं, और सबसे पहले विजाइना का रिलेशन देख रहे हैं एंटीरियरली, यानी कि एंटीरियर टू विजाइना। एंटीरियर टू विजाइना का मतलब विजाइना के सामने की तरफ कौन है। तो ये बात आप ऑलरेडी जानते हो कि सामने की तरफ यूरिनरी ब्लैडर और कौन है, यूरेथ्रा है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से ये पुटअप होगा कि विजाइना के एंटीरियर में यूरिनरी ब्लैडर कितनी विजाइना के एंटीरियर में है, 1/3 वेजाइना के इंटीरियर में है, 2/3 वेजाइना के इंटीरियर में है, या फिर कंप्लीट वेजाइना के इंटीरियर के अंदर यूरिनरी ब्लैडर है। तो गाइस यहाँ पे दे रखना इंटीरियर टू वेजाइना, यानी कि वेजाइना के सामने कौन सा ऑर्गन है। तो ध्यान रखना अपर 1/3 वेजाइना के इंटीरियर में तो होता है कौन, यूरिनरी ब्लैडर, और जो लोअर 2/3 वेजाइना है इसके इंटीरियर में कौन होता है, यूरेथ्रा है। एक बात, एक कंसेप्ट सेट करो कि जो अपर 1/3 वेजाइना है इसके एंटीरियर में यानी कि सामने कौन होता है, यूरिनरी ब्लैडर, और जो लोअर 2/3 वेजाइना है इसके सामने कौन होता है, यूरेथ्रा होता है। चलो अपन इस बात को डायग्राम से समझते हैं। कैसे समझते हैं कि देखो भाई, ये तो है अपना एंटीफ्लेक्स्ड यूट्रस, और यूट्रस से ये कनेक्ट रहती है कौन, अपनी वेजाइना। और अपन ने कहा कि वेजाइना के सामने कौन है, यहाँ पे ये यूरिनरी ब्लैडर है, और यूरिनरी ब्लैडर से ये कौन निकलता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यूरेथ्रा, जिससे यूरिन पास आउट होता है। तो गाइज यहाँ पे देखो अपने ये जो टोटल वेजाइना है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, इस टोटल वेजाइना की लेंथ एवरेज अपन क्या कह रहे थे, 10 सेंटीमीटर कह रहे थे। भाई इस 10 सेंटीमीटर के वेजाइना को अपन बराबर 3 भागों में बांट दे। तो देखो एक तो ये हो गया 1/3 पार्ट, फिर एक ये हो गया 1/3 पार्ट, और एक ये नीचे वाला हो गया 1/3 पार्ट। ये तो हो गया अपर 1/3, ये हो गया मिडल 1/3, और ये हो गया लोअर 1/3। शायद आप डायग्राम के अंदर कंफ्यूज हो रहे हो, मैं एक बार फिर से डायग्राम बनाता हूँ, थोड़ा क्लियर बनाता हूँ कि ये तो क्या है, ये तो है यूट्रस, और इस यूट्रस से ये है अपनी वेजाइना इससे कनेक्टेड, और सामने की तरफ ये है यूरिनरी ब्लैडर, और इस ब्लैडर के बाद में कौन है, यहाँ पर ये यूरेथ्रा है, ये यूरेथ्रा है, और ऊपर यूरिनरी ब्लैडर है। तो देखो इस पूरी 10 सेंटीमीटर की वेजाइना को अपन बराबर 3 भागों में तोड़ लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो ये तो हो गया वेजाइना का अपर, और ये हो गया वेजाइना का मिडल, और ये जो नीचे वाला बच गया है ये क्या हो गया, लोअर। यानी कि ये तो अपर 1/3 पार्ट हो गया वेजाइना का, ये मिडल 1/3 पार्ट हो गया, और ये लोअर 1/3 पार्ट हो गया। इस प्रकार से वेजाइना ने अपन ने बराबर में 3 भागों में तोड़ दिया है। 1/3 का मतलब भाई वेजाइना की टोटल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर का 1/3 यानी कि तीसरा हिस्सा कितना होता है भाई, 10 सेंटीमीटर का तीसरा हिस्सा होता है 3.33%, यानी कि 3.33% क्या होता है, 1/3 पार्ट होगा। तो यानी कि 3.33 सेंटीमीटर तो अपर वेजाइना हो गई, फिर 3.33
सेंटीमीटर मिडिल वेजाइना होगी और 3.33 सेंटीमीटर कौन होगी, लोअर वेजाइना यहाँ पर होगी। तो देखो अब अपन क्या कह रहे हैं कि जो अपर जो वेजाइना है, यहाँ पे देख लो आप चाहे से क्लियरली कि जो अपर 1/3 वेजाइना है, इस अपर 1/3 वेजाइना के सामने ये देख लो ये कौन है, यूरिनरी ब्लैडर। कौन है गाइज, अपर 1/3 वेजाइना के सामने कौन है, यूरिनरी ब्लैडर। अब अपर 1/3 के बाद में नीचे की जो वेजाइना बच गई कौन सी, मिडल 1/3 और लोअर 1/3। तो देखो अगर अपन 1/3 और 1/3 को अगर अपन जोड़ते हैं तो कितना होता है, 2/3 होता है। कहने का मतलब 2/3 का मतलब है 6.66% वेजाइना के सामने जो है वो कौन है गाइज, यूरेथ्रा है। कौन है ये, यूरेथ्रा है। यानी कि 2/3 वेजाइना के सामने तो कौन है, यूरेथ्रा, और इस अपर 1/3 वेजाइना के सामने कौन है, यूरिनरी ब्लैडर है, और लोअर 2/3 वेजाइना के सामने कौन है, यूरेथ्रा है। क्लियर गाइज, आई होप गाइज आप ये अंडरस्टैंड किए होंगे। देन इसके बाद में अपन एंटीरियर वेजाइना, यानी कि एंटीरियर के बाद में अपन बात करते हैं पोस्टीरियर टू वेजाइना, कि साहब वेजाइना के पोस्टीरियर के अंदर, वेजाइना के अंदर पीछे की तरफ कौन होता है। तो अपन ने कहा कि साहब पीछे तो कौन है, कोलन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लेकिन कितनी वेजाइना के पीछे कोलन है, अपर 1/3 के पीछे कौन सी कोलन है, लोअर 1/3 के पीछे कौन है, मिडल 1/3 वेजाइना के पीछे कौन है। तो देखो फिर से मैं एक बार वही डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, कौन सा, यूट्रस वाला। ये यूट्रस है, ये वेजाइना है, और ये पीछे की तरफ कौन है गाइज, कोलन है। ये पीछे की तरफ है कोलन है, और ये फिर एनल कैनल आ गया। अब देखो अपन एक बात और कह रहे थे कि साहब जो वेजाइना है, ये इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ये पेरिटोनियम के द्वारा क्या रहते हैं, सुपरफिशियली कवर रहते हैं। और अपन ने बच्चों क्या किया कि ये जो वेजाइना है, इस वेजाइना को अपन ने बच्चों बराबर 3 भागों के अंदर क्या किया, डिवाइड किया। ये तो अपर 1/3 वेजाइना हो गई, ये हो गई मिडिल 1/3, और ये यहाँ से यहाँ तक ये नीचे की है, ये कौन सी हो गई, लोअर 1/3 वेजाइना। क्लियर। तो यहाँ से ध्यान से देखो, अपर 1/3 वेजाइना के पीछे तो कौन है, ये कौन है, पोच ऑफ डगल्स, यानी कि पीछे की तरफ कोलन और यूट्रस के बीच में पेरिटोनियम के फोल्ड, जिसे अपन क्या कहते हैं, पोच ऑफ डगल्स कहते हैं। सो गाइज यू कैन से क्लियरली दैट इन अपर 1/3 वेजाइना, कि साहब अपर 1/3 वेजाइना के पोस्टीरियर में कौन होता है, पोच ऑफ डगल्स होता है। फिर इसके बाद में बात करें कि साहब मिडल 1/3 वेजाइना के पीछे कौन है, तो गाइज मिडल 1/3 वेजाइना के पीछे एस शेप का कोलन है। कहने का मतलब सिग्मोइड कोलन है। कौन है, मिडिल 1/3 वेजाइना के पीछे कौन है, सिग्मोइड कोलन। और गाइज जो लोअर 1/3 वेजाइना है, गाइज इस लोअर 1/3 वेजाइना के पीछे कौन है, रेक्टम। कौन है, लोअर 1/3 वेजाइना के पीछे रेक्टम। तो गाइज इस प्रकार से वेजाइना का पोस्टीरियर रिलेशन होता है। देखो एवरीथिंग यहाँ पे मेंशन भी की गई है। क्या क्या मेंशन किए गए कि साहब जो अपर 1/3 वेजाइना है, इसके पीछे कौन है, पोच ऑफ डगल्स या फिर कुल्डी पोच। जो मिडिल 1/3 वेजाइना है, इसके पीछे कोलन, कौन सी कोलन, सिग्मोइड कोलन। और जो लोअर 1/3 वेजाइना, इसके पीछे कौन है, रेक्टम है। क्लियर गाइज। देन इसके बाद में एक रिलेशन और अपन यहाँ पे देखते हैं, कौन सा रिलेशन, लेटरल टू वेजाइना। क्या, लेटरल टू वेजाइना का मतलब वेजाइना के लेटरल साइड में कौन है, राइट लेटरल में कौन है और लेफ्ट लेटरल में कौन है। अगर है भी तो अपर के, यानी कि अपर 1/3 वेजाइना के लेफ्ट और राइट साइड में कौन है, मिडिल 1/3 वेजाइना के लेफ्ट और राइट साइड में कौन है, लोअर 1/3 वेजाइना के लेफ्ट और राइट साइड में कौन है। कहने का मतलब लेटरल साइड में वेजाइना के कौन कौन से ऑर्गन सिचुएटेड या फिर लोकेटेड या फिर पाए जाते हैं। तो गाइज इमेजिंग दैट कि साहब ये क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कौन है, वेजाइना है। गाइज ध्यान रखना, इस वेजाइना के लेटरल साइड में देखो यहाँ पर एंटीरियर में ये कौन था, ब्लैडर था, और ब्लैडर से कौन कनेक्ट होता है, यूरेटर कनेक्ट होता है। तो गाइज ध्यान रखना, जो अपने
अपर 1/3 वेजाइना है, इसके लेटरल साइड में तो कौन होता है, यूरेटर होता है। देन इसके बाद में जो लोअर यानी लोअर नहीं मिडल यानी कि जो मिडल 1/3 वेजाइना है, इसके पीछे होती है बच्चों एक मसल, कौन सी मसल, ये लेवेटर एनी मसल, यानी कि जो एनएस की जो मसल्स होती हैं जो पेल्विस तक एक्सटेंड होती हैं, इस मसल का नाम क्या है, लेवेटर एनी मसल। सो मिडल 1/3 के लेटरल साइड में, इस साइड में भी और इस साइड में कौन होती है, ये लेवेटर एनी मसल। फिर इसके बाद में बात करते हैं लोअर 1/3 वेजाइना कि साहब ये जो लोअर 1/3 वेजाइना है, इसके राइट और लेफ्ट साइड में कौन होती है। तो गाइज लोअर 1/3 वेजाइना के राइट और लेफ्ट साइड में एक तो वेस्टिबुलर बल्ब होता है जो कि एक्सटर्नल जेनाइटल के अंदर अपन ने डिस्कस किया था, और एक कौन होती है, बार्थोलिन ग्लैंड, एक कौन होती है, बार्थोलिन ग्लैंड। सो गाइज इन तीनों चीज़ों का भी आपको ध्यान में रखना है कि वेजाइना का लेटरल में कहता है। तो गाइज अपर 1/3 वेजाइना के लेटरल के अंदर तो होता है यूरेटर। यूरेटर वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिनसे किडनी से बना हुआ यूरिन किसके अंदर आता है, ब्लैडर के अंदर आता है। और यूरेटर की संख्या कितनी होती है, 2 होते हैं जो वेजाइना के दोनों इस साइड में प्रेजेंट होते हैं। देन मिडिल 1/3 वेजाइना है, इसके पीछे कौन है, यानी कि लेवेटर एनी मसल है। देन लोअर 1/3 वेजाइना के पीछे कौन है, एक तो बार्थोलिन ग्लैंड है और एक कौन है, वेस्टिबुलर बल्ब है। क्लियर गाइज इतनी बात। तो गाइज ये था वेजाइना का रिलेशन, ये क्या था, वेजाइना का रिलेशनशिप था कि कौन एंटीरियर है, कौन पोस्टीरियर है और कौन कौन इसके लेटरल में है। क्लियर एवरीबॉडी। देन इसकी रिलेशंस के बाद में अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वेजाइना। किसकी बात करते हैं गाइज, स्ट्रक्चर ऑफ वेजाइना। स्ट्रक्चर ऑफ वेजाइना का मतलब है कि भाई वेजाइना की जो वॉल होती है, ये वॉल कितनी लेयर से मिलकर के बनी होती है। जैसे कि मैं आपसे यहाँ पे छोटी सी बात करूँ, भाई आप जानते हो अपना हार्ट है, और हार्ट की जो वॉल है वो कितनी लेयर से मिलके बनी होती है, 3 लेयर से बन के बनी होती है। कौन कौन सी से, एक तो आउटर, एक मिडल और एक इनर। भाई जो आउटर लेयर है उसे आप पेरिकार्डियम कहते हो, मिडल को आप मायोकार्डियम कहते हो हार्ट के अंदर, और इनर को आप क्या कहते हो, एंडोकार्डियम कहते हो। तो मैं यहाँ पर इसी प्रकार बात कर रहा हूँ कि जो वेजाइना है, इस वेजाइना की जो वॉल होती है गाइज, ये वॉल कितनी लेयर से मिलकर के बनती है। तो ध्यान रखना, द वॉल ऑफ द वेजाइना इज मेड अप बाई 4 लेयर्स, या वॉल ऑफ द वेजाइना इज कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स, 4 लेयर से मिलके बनी होती है। इसके साथ साथ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ से ध्यान में रखना कि साहब जो वेजाइना होती है इसमें कौन सी एपिथेलियम पाई जाती है। तो गाइज वेजाइना में एपिथेलियम होती है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। देखो मॉन्स प्यूबिस के अंदर तो केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम थी, लेकिन वेजाइना में केराटिनाइज नहीं है, झड़ने वाली नहीं है। कैसी है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, यानी कि वेजाइना के एपिथेलियल सेल्स में क्या नहीं होती, शेडिंग नहीं होती। क्योंकि इन एपिथेलियल सेल्स के बीच में केराटिनोसाइट सेल नहीं है, जिससे केराटिन प्रोटीन नहीं बनता है, जिससे एपिथेलियम सेल्स का साइटोप्लाज्म केराटिन प्रोटीन से रिप्लेस नहीं होता है, जिससे एपिथेलियल सेल्स की इतनी डेथ नहीं होती है और सेल्स की शेडिंग नहीं होती है। सो कहने का मतलब होती है, डेथ होती है, लेकिन उतनी नहीं होती है जितनी कि मॉन्स प्यूबिस में होती है। शेडिंग वाली प्रोसेस नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे केराटिनोसाइट सेल्स नहीं पाई जाती हैं। इसलिए गाइज आप क्लियर कहना कि जो अपनी वेजाइना है इसके अंदर कौन सी एपिथेलियम है, तो कौन सी है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। क्लियर एवरीबॉडी। देन इस एपिथेलियम के बाद में अपन कह रहे थे कि साहब जो वेजाइना है इसकी वॉल कितनी लेयर से मिलके बनी होती है, भाई 4 लेयर से मिलके बनी होती है। और ध्यान रखना कौन कौन सी, सबसे पहले बात करें आउटर मोस्ट लेयर की, आपको यहाँ से सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि वेजाइना की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कौन से टिश्यू से बनती है, फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है। और साथ साथ में ध्यान रखना वेजाइना की आउटर मोस्ट लेयर कैसी होती है, हाईली वेस्कुलर, यानी कि वेजाइना की जो फाइब्रस टिश्यू से बनी हुई आउटर मोस्ट लेयर है इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन
सर्कुलेशन अच्छा पाया जाता है, रिचली ब्लड सप्लाई होती है। अगर आपसे पूछे कि साहब विजाइना की हाईली वेस्कुलर लेयर कौन सी होती है, तो गाइज आपका आंसर क्या आ जाएगा, आउटर मोस्ट लेयर यानी कि फाइब्रस लेयर। क्लियर गाइज। जैसे कि भाई अपन ने क्या कहा कि जैसे कि भाई ये क्या है, विजाइना है, और गाइज इस विजाइना की जो वॉल है, इस वॉल की जो आउटर मोस्ट लेयर है ये किससे बनी है, फाइब्रस टिश्यू से। फिर इसके बाद में आती है विजाइना की कौन सी लेयर, मस्कुलर लेयर। ध्यान रखना, मस्कुलर लेयर के अंदर दो प्रकार के मसल फाइबर पाए जाते हैं। इन आउटर साइड यानी कि बाहर की तरफ, यानी कि इस तरफ आउटर साइड के अंदर तो कौन से होते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल मसल फाइबर। भाई लॉन्जिट्यूडिनल मसल फाइबर का मतलब बिल्कुल ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन वाले इस प्रकार के मसल फाइबर, यानी कि बाहर की तरफ तो कौन से होते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल मसल फाइबर, बल्कि इनर साइड में यानी कि अंदर की तरफ कौन से मसल फाइबर होते हैं, सर्कुलर मसल फाइबर। इस प्रकार से क्या होते हैं, सर्कुलर मसल फाइबर्स होते हैं। सो गाइस आउटर मोस्ट के बाद की जो लेयर आती है विजाइना की, वो मस्कुलर लेयर है, और मस्कुलर लेयर दो प्रकार के मसल फाइबर से बनी है। ध्यान रखना कि विजाइना की मस्कुलर लेयर में आउटर साइड में कौन से मसल फाइबर होते हैं, तो कौन से होते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल मसल फाइबर, और इनर साइड में कौन से मसल फाइबर होते हैं, तो आप क्या कहोगे, सर्कुलर मसल फाइबर। देन इसके बाद में मस्कुलर लेयर के बाद में कौन सी लेयर आती है, सब म्यूकोजल लेयर। ये देखो मस्कुलर लेयर के बाद में एक पतली सी लेयर आती है, सब म्यूकोजल लेयर। और बच्चों सब म्यूकोजल लेयर के बाद में विजाइना की इनर मोस्ट लेयर आती है, कौन सी, म्यूकोजल लेयर। ध्यान रखना ये जो विजाइना की इनर मोस्ट लेयर है, जो म्यूकोजल लेयर है, ये किससे बनी होती है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अभी अपन देख रहे थे कि विजाइना में कौन सी एपिथेलियम पाई जाती है, और वहाँ पर अपन ने कहा कि साहब नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाई जाती है। तो ध्यान रखना ये नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम विजाइना की कौन सी लेयर बनाती है, इनर मोस्ट लेयर बनाती है। कौन सी लेयर बनाती है, म्यूकोजल लेयर बनाती है। सो गाइज ये जो है विजाइना की इनर मोस्ट लेयर है, म्यूकोजल लेयर है, और गाइज ये जो म्यूकोजल लेयर है विजाइना की, ये किससे बनी होती है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। और साथ साथ में एक बात गाइस, दिस पॉइंट टू बी नोटेड। विच पॉइंट, दिस पॉइंट, विजाइना के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी सीक्रेटरी ग्लैंड से नहीं पाई जाती है। गाइस क्या कह रहा हूं मैं, विजाइना में किसी भी प्रकार की कोई सीक्रेटरी ग्लैंड्स नहीं पाई जाती हैं। ये सीक्रेटरी ग्लैंड यूट्रस में पाई जाती है, एंडोमेट्रियम में पाई जाती है, और एंडोमेट्रियल सीक्रेशन वेजाइना के थ्रू बाहर आते हैं, इसलिए उन्हें वेजाइनल सीक्रेशन कहते हैं। बल्कि वेजाइना में सीक्रेट करने के लिए किसी प्रकार की कोई सीक्रेटरी ग्लैंड नहीं पाई जाती है। क्लियर एवरीबडी। आई होप गाइज आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा, कोई पर आप कंफ्यूजन हो रहे हो, तो गाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और फिर जैसा आपका डाउट होगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आपका डाउट का यानी कि रिडक्शन भेजूँगा। अगर आपका डाउट वीडियो के द्वारा यानी कि विजुअलिटी की अगर आपका डाउट है, तो मैं आपको वीडियो क्लिप बना करके आपको सेंड कर दूँगा। अगर छोटा डाउट है तो मैं आपको टेक्स्ट मैसेज कर दूंगा। कहने का मतलब आपको किसी भी डाउट में नहीं रहना है बच्चों, आपको हर एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। और गाइज आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हर एक लाइन नहीं बल्कि हर एक वर्ड का हर एक लेटर आपको समझ में आए। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो गाइज आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट एब्सोल्युटली रिड्यूस करूंगा। सो गाइज अभी अपने डिस्कस किया है वेजाइना की स्ट्रक्चर, जिसमें एपिथेलियल डिस्कस की है, जिसके अंदर अपन ने डिस्कस किया कि वेजाइना की वाल कितनी लेयर से मिलके बनती है, और आपने कहा कि साहब वेजाइना की वाल 4 लेयर से मिलके बनती है। एक बार रिवाइज करो कौन कौन सी लेयर से है। सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर कौन सी टिश्यू से बनी होती है, आउटर मोस्ट लेयर, तो आप कहोगी साहब फाइब्रस टिश्यू से बनी हुई है। फिर अगर आपसे पूछे कि वेजाइना की हाईली वेस्कुलर लेयर कौन सी होती है, तो आप कहोगी साहब यही आउटर मोस्ट लेयर जो फाइब्रस टिश्यू से बनी है, ये वेजाइना की हाईली वेस्कुलर लेयर
होती है। फिर आउटर मोस्ट के बाद में आती है उसके जस्ट नीचे मस्कुलर लेयर, यानी कि मसल से बनी हुई है। लेकिन ध्यान रखना, मस्कुलर लेयर में दो प्रकार के मसल फाइबर होते हैं। आउटर साइड में कौन से मसल फाइबर होते हैं? लॉन्जिट्यूडिनल यानी कि वर्टिकल, इस प्रकार से सीधे खड़े मसल फाइबर होते हैं। और इनर साइड में कौन से इस प्रकार के सर्कुलर मसल फाइबर होते हैं। सो ये कौन सी हुई? मस्कुलर लेयर। मस्कुलर के नीचे जस्ट आती है सबम्यूकोजल, पतली सी लेयर। फिर सबम्यूकोजल के बाद में आती है विजाइना की लास्ट और इनर मोस्ट लेयर, जिसे अपन कहते हैं म्यूकोजल लेयर। और गाइस ध्यान रखना, अगर आपसे कोई कहे कि साहब म्यूकोजल लेयर किससे बनी होती है, तो म्यूकोजल लेयर किससे बनी होती है? नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस सेल से कौन बनी होती है? विजाइना की इनर मोस्ट लेयर यानी कि म्यूकोजल लेयर। और ये भी ध्यान रखना है कि विजाइना की इनर मोस्ट लेयर या फिर किसी विजाइना के अंदर किसी प्रकार की कोई सीक्रेटरी ग्लैंड नहीं पाई जाती है विजाइना के अंदर। क्लियर गाइज? इनसे संबंधित कोई भी डाउट हो या फिर अभी तक कोई भी डिस्कस किया तो आप रिड्यूस कर सकते हो गाइज। क्लियर? देन इसके बाद में अपन बात करते हैं गाइस किसकी? फोर्निक्स की। किसकी बात करते हैं? फोर्निक्स ऑफ विजाइना। अब देखो गाइस, मेरे ख्याल से लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया गाइस, ये है ना। तो देखो बच्चों, इस लेक्चर को अपन एक बार यहीं पे अपन कहने का मतलब पॉज करते हैं और मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके लिए लेकर के आऊँगा फोर्निक्स ऑफ विजाइना। डिस्कस कराऊँगा मैं कि विजाइना का फोर्निक्स क्या होता है, कितने प्रकार के फोर्निक्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे होते हैं, कौन सा फोर्निक्स सबसे इम्पोर्टेंट है। इनसे आने वाले क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। फिर विजाइना के पार्ट्स में आपको डिस्कस कराऊंगा, कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या नाम है, कौन सा वाइड है, कौन सा नैरो है। फिर मैं आपको रूगे ऑफ द विजाइना पढ़ाऊंगा। देन इसके बाद में पढ़ाऊंगा डिस्क्रिप्टिवली पीएच ऑफ विजाइना, कितना पीएच होता है, एसिडिक क्यों होता है, एल्केलाइन क्यों होता है, प्यूबर्टी से पहले कितना होता है, प्यूबर्टी में कितना होता है, प्यूबर्टी के बाद यानी कि मेनोपॉज के अंदर कितना होता है, ये पीएच क्यों है, अगर एसिडिक है तो, एल्केलाइन है तो क्यों है। ये सभी चीज़ें मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। और गाइज आपके लिए आज का जो टास्क है, कहने का मतलब है आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है, वो जो आज का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क है। अब डेली मैं आपको एक एक टास्क दिया करूँगा और गाइज ये टास्क ऐसे होंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी मस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। देन जो क्लिनिकल प्रैक्टिस का जो क्राइटेरिया होता है उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे और जो पर्सनल हाइजीनिक केयर होती है उसके लिए भी ये टास्क बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो गाइज आज का जो टास्क है वो टास्क क्या है बच्चों? ये टास्क है यू शुड नेवर लीव ए टेम्पन इन वेजाइना लॉन्गर देन, यानी कि यू शुड नेवर लीव, यानी कि आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्या? यू शुड नेवर लीव, यानी कि आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, एक नर्स को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ए टेम्पन यानी कि एक टेम्पन इन वेजाइना, वेजाइना के अंदर लॉन्गर देन, कितने समय से ज़्यादा के लिए, यानी कि कितने समय से ज़्यादा टाइम के लिए अपने को टेम्पन को वेजाइना में नहीं छोड़ना चाहिए। क्या 4 घंटे से ज़्यादा टाइम के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, या फिर 6 घंटे से ज़्यादा के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, या 8 घंटे से ज़्यादा के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, या फिर 12 घंटे से ज़्यादा के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। अब देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझ आ गया, ऑप्शन समझ आ गया, बिकॉज पहला टास्क था इसलिए मैंने आपको समझा दिया। लेकिन अब नेक्स्ट में जो अगली क्लास में जो टास्क दिया करूँगा वो मैं नहीं समझाऊँगा, पहले आप अपना लेवल ऑफ नॉलेज उसके अंदर अप्लाई करो और अपने लेवल ऑफ नॉलेज से टास्क की लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करो, उसके गिविंग ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करो। और जब आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हो, ऑप्शन आंसर आप चूज कर लेते हो, तो आप उसका रेशनल भी खुद सेलेक्ट करो कि साहब आखिर इसका आंसर अगर ऑप्शन सी है तो वो क्यों है। यहाँ के लिए मैं ये टास्क आपको दे करके जा रहा हूँ। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। विजाइना का पार्ट 2 अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और भी इससे मैनी मोर थिंग्स डिस्कस करेंगे।
गाइज अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा, मैक्सिमम शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपको भूलना ही नहीं है, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से जो भी लेटेस्ट लेक्चर अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाता है और आपकी कोई भी ओबीजी क्लास मिस नहीं होगी। और गाइस बिलीव करो आप, इसी चैनल के ऊपर आपको ओबीजी के वो कंटेंट्स मिलेंगे जो आपको कहीं से भी नहीं मिलेंगे। अगर ये कंटेंट्स अगर आप ले लेते हो, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हो तो गाइस मेरा वादा है ओबीजी के लिए ना तो आपको कोई बुक रेफर करनी पड़ेगी, ना कहीं से कोई क्वेश्चन उठाने पड़ेंगे किसी बुक से। ओबीजी के लिए आपको छानबीन करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मैं सब कंटेंट दूंगा आपको, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी दूंगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी दूंगा गाइस, मैं आपको प्रोसीजर क्वेश्चन भी दूंगा, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी दूंगा, इंस्ट्रूमेंटल क्वेश्चंस भी, हर तरह के कंटेंट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। सो थैंक यू गाइस।